ड्राइंग्स मैंने देखी थी, आवाज़ आ रही है ना? ड्राइंग्स मैंने आपकी देखी थी, काफ़ी अच्छी आपने ड्राइंग्स बनाई है, अच्छा है। आपने डिटेल्स को जी सर। मेंशन करा है हर एक चीज़ को। जी सर। आपने कैट ब्लॉक्स को यूज़ किया है, जी सर। कलरिंग करी है, टेक्सटिंग करी है, फर्नीचर्स के आइटम्स आपने दिए हैं। सर। वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर जी सर। कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग का मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, प्लानिंग का प्लानिंग के जी फंडामेंटल्स सर। क्या हैं? प्लानिंग की फंडामेंटल सर सबसे पहला है कि अगर हम कैट फाइल को ओपन करते हैं तो उससे आप फिर यूनिट वगैरह सेटिंग करते हैं या डायमेंशन वगैरह सेटिंग करते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ऑटो कैड नहीं, प्लानिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं? प्लानिंग तो मतलब कि लेआउट के हिसाब से बनाना है ना, प्लॉट के हिसाब से बनता है ना, प्लानिंग प्लानिंग नहीं, क्या होता है सर? चलो ठीक है, प्लानिंग की डेफिनेशंस क्या होती है? नहीं समझ पा रहा हूँ। एक प्लानिंग वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? प्लानिंग को सर जैसे कि क्या होता है ना कि अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास तो अगर वो बता दिए कि इतना बाय इतना का मेरा प्लॉट है, उसके हिसाब से मुझे अपने हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो वही इसको फुलफिल करने के बाद प्लान को रेडी करते हैं सर। प्लान को रेडी करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके प्लान को रेडी करना, ठीक है। यस सर। ओके, प्लानिंग का बेस क्या है? जब हम कोई बनाते हैं प्लान, फ्लोर प्लान बनाते हैं, तो उसको बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है? आर्किटेक्ट जो एक होता है, वो जब वो प्लानिंग करता है ना, वो 5 साल बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जी फंडामेंटल्स, सर। रूल्स रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, वो क्या क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करते हो। रिक्वायरमेंट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। रिक्वायरमेंट तो चीज़ वो हो गई कि ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये चीज़ ड्रॉ करनी है, वो आपने ड्रॉ कर दी, वो एक अलग चीज़ हो गई। जी सर। लेकिन गाइडलाइंस क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस प्लानिंग के क्या हैं, वो क्या हैं, वो मुझे जानना है वो। मुझे आप बता दीजिए सर, मुझे मालूम नहीं। ओके, वही चीज़ है। देखो, प्लानिंग करना एक बहुत इजी टास्क है। ऑटो कैड जिसने सीखा है उसने प्लानिंग करी है। कोई प्लानिंग में कलर फिल करता है, कोई प्लानिंग में हैचिंग फिल करता है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं इस प्लानिंग के बेस पे, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये कलर और ये हैच क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या सोच के दिया है कलर और हैच को? कलर और हैच को अनम्यूट करो वहाँ से, अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका। आपका म्यूट हो गया है, वहाँ से इसको अनम्यूट करिए, माइक बन के आ रहा होगा ना, उस पर क्लिक करिए। तो प्लानिंग का जो बेस होता है स्टार्ट, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें देखना होती हैं। प्लानिंग का मतलब होता है हमारा जो हम प्लान्स क्रिएट करते हैं, डिटेलिंग्स करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, सेक्शन देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स को मेंशन करते हैं, डोर विंडो की डिटेल्स मेंशन करते हैं, टिपिकल डिटेल्स मेंशन करते हैं। इनके लिए कैड में एक सेटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है। कैड के अंदर एक सेटिंग्स करना बहुत मस्ट है।
उस सेटिंग्स को हम क्या कहते हैं, वो सेटिंग्स पहले हम डिस्कस करेंगे। वो सेटिंग हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सेटिंग कहलाती है टेम्पलेट डिज़ाइन। टेम्पलेट डिज़ाइन, टेम्पलेट को डिज़ाइन करना। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे, मुझे बताओ, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैंने क्वेश्चन करा था अभी कि कलर्स और हैच ये दोनों क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? ये कलर डिस्क्राइब कर रहे हैं सर कि ये जो मैंने जो कलर फिल किया है, ये कॉलम के लिए कलर फिल करते हैं। नहीं नहीं, रेड में ये जो मैंने वॉल को कलर फिल करा है, आखिर मैंने वॉल क्यों कलर करी है, ये कलर क्या मेंशन कर रहा है? अंदर की वॉल में मैंने हैचिंग दी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मतलब कि मैंने इसलिए मेंशन किया कि 230 का वॉल है वो। नहीं, टूथ कलर को मेंशन करना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 230 का वॉल है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने एक में पैटर्न दिया है और एक में कलर दिया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कलर्स 230 की वॉल मेंशन नहीं कर रहा है। कलर्स का मतलब होता है सॉलिड एरिया। अच्छा, ऑटोकैड आपने कहाँ से, ऑफलाइन सीखा था ना? अरे ऑनलाइन सीखा था सर। ऑनलाइन सीखा था, ठीक है। ऑफलाइन सीखा था, हमने पटना में सीखा था। मैंने क्या पटना में सीखा था। ऑनलाइन में क्या क्या पढ़ाया था? प्लानिंग करना, प्लान एलिवेशन और सेक्शंस। ऑफलाइन ना सर, ऑफलाइन में क्या था, प्लान एलिवेशन सेक्शन ये सब चीज़ पढ़ाए थे। लेयर्स वगैरह हो गए। ठीक है, चलो मैं समझ गया उन्होंने क्या क्या किया। डायमीटर सेटिंग वाला, यूनिट सेटिंग वाला। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पढ़ाया उन्होंने, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पढ़ाया। चलो, तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो प्लानिंग का सबसे पहला जो बेस हमारा आता है, दैट वन इज कॉल्ड ए टेम्पलेट डिज़ाइन। टेम्पलेट डिज़ाइन का मतलब होता है कैड की एक टेम्पलेट बनाना जिसमें हम लाइफ टाइम काम करते हैं। टेम्पलेट क्यों डिज़ाइन करते हैं? टेम्पलेट इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स पे काम करते हैं, कलर्स पे काम करते हैं और ड्राफ्टिंग पे काम करते हैं। टिपिकल डिटेल्स ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, उन डिटेल्स के अंदर चीज़ें मेंशन करते हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में नज़र आनी चाहिए। तो ऐसे तो आएंगे नहीं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी एक टेम्पलेट बनाते हैं। इसको कहते हैं बेसिक। लोग क्या करते हैं कि बेसिक को समझते हैं कि सीओ एंटर कॉपी, एम एंटर मूव, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड का यूज़ करना, वो हमारा कहलाता है क्या? वो हमारा कहलाता है बेसिक पार्ट। नहीं, उसे बेसिक नहीं कहते हैं। टेम्पलेट को बनाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ds एंटर। ds का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। आप ds एंटर करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शंस आएगा, कुछ ऑप्शंस हमें ऑन करने हैं, कुछ ऑप्शंस हमें ऑफ करने हैं। तो कौन से ऑन करने हैं, कौन से ऑफ करने हैं, पहले हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसका ध्यान नहीं देते हैं, वो ऑप्शंस को ऑन रखते हैं। तो सबसे पहले आप पोलर ट्रैकिंग को ऑफ करेंगे। डायनेमिक इनपुट के 1 2 3 4 चारों बॉक्सेस को आप अनचेक करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको चेक करके काम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसको ये क्या। प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहला रूल आता है वो ये आता है कि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कितने एरिया का रूम बनाना है, रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, कौन सा रूम कहाँ पर होना चाहिए, ऑफिस रूम कहाँ पर देंगे, ओपन स्पेस कहाँ पर होना चाहिए। हर एक पार्ट परफेक्टली डिज़ाइन करना प्लानिंग में। अब इसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। अब टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं? बिल्डिंग लाइन किसे कहते हैं, सेटबैक एरिया क्या कहलाता है, दूसरा इनके कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं।
अब स्टैंडर्ड साइजेस का मतलब यहाँ पर होता है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि इसके रूम के स्टैंडर्ड साइज़ क्या होंगे, तो रूम का स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब है वो एक्सप्लेन करता है 10x10, 10x12, 12x15। तो ये रूम का स्टैंडर्ड नहीं हुआ, मुझे एक्चुअल रूम का स्टैंडर्ड चाहिए जो बिल्डिंग बाय लॉज में दिया हो, जो रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे हो, वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा जो नहीं पता होता है। प्लानिंग का जो एक्चुअल बेस है वो एक्चुअली यहाँ से आता है, बिल्डिंग बाय लॉज से। कानून, नियम, फंडामेंटल्स, रूल्स रेगुलेशंस, वो यहाँ पर हमें गाइड करता है कि आप प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलेंगे। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। प्लानिंग के अंदर आपके पास सेटबैक और बिल्डिंग लाइन, बच्चों को पता नहीं है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन क्या होती है। सेटबैक या बिल्डिंग लाइन का मतलब होगा बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। Facing a road, known as the setback or building line. Building by law dictate the minimum open space required in front of the building. This regulations aims to maintain street aesthetics, prevent overcrowding and enhance safety by improving visibility. And setback area can also be repurposed as parking spaces या green area. अब लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन क्या चीज़ होती है। FAR हमारे ड्राइंग्स के अंदर होना चाहिए। तो बिल्टअप एरिया, ड्राइंग्स के अंदर बिल्टअप एरिया होना चाहिए। बिल्टअप एरिया क्या होता है, साइज़ ऑफ रूम्स क्या क्या होते हैं, हर एक पॉइंट्स को फोकस करना है, हर एक पॉइंट्स को। साइज़ ऑफ रूम आपके साइज़ ऑफ रूम नहीं, आप जो सोचो हम जो साइज़ ऑफ रूम देंगे, नहीं वो नहीं। साइज ऑफ रूम कौन से, साइज ऑफ रूम जो यहाँ पर गिवन है, जो यहाँ पर मेंशंस है। बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइजेस टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशंस। आप जो भी चीज़ें मेंशन करिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के बेसिस पे, है ना। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो हम उस रिक्वायरमेंट के बेसिस, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक आइडिया है। रूम के साइजेस यहाँ से लोगे आप। हाइट ऑफ बिल्डिंग आप क्या लोगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसे क्या कहते हैं, बेस, फंडामेंटल्स। यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होती है हमारी प्लानिंग, राइट। अब वो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जो प्लानिंग के अंदर हमको फॉलो करना चाहिए, वो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं। बिल्डिंग बाय लॉ कहता है कि आपकी प्लानिंग के अंदर एरिया एंड यूजेस, हाइट, कवरेज, FSI, सेटबैक्स, पार्किंग फैसिलिटीज़, बेसमेंट, ग्रीन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस, प्रोविजंस ऑफ एलिवेटर्स, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ये सारे पॉइंट आपकी ड्राइंग्स के अंदर होने चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि ठीक है ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं ये रूम के साइज़ क्या लें, ड्रेस के साइज़ क्या लें, बेडरूम का साइज़ क्या लें, लिविंग रूम का क्या साइज़ लें। साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग मत डिसाइड करो, साइजेस के लिए यहाँ पर मेंशन है, ये हैं इनके एक्चुअल स्टैंडर्ड, ये इनके एक्चुअल स्टैंडर्ड हैं। यहाँ से आप डिसाइड करते हो हर एक पार्ट को। बेडरूम should be so located that they are well ventilated and at the same time provide privacy. अब उन्होंने बताया कि बेडरूम एक्चुअली कहाँ होना चाहिए।
bedroom should be so located that they are well ventilated and at the same time provide privacy, and generally they should be located in the on the side of the building. अब इन्होंने फैक्ट है हमारे इंटीरियर के लिए नहीं 6 फीट मिनिमम तो यूनिट दे सकते हैं ना सर इसका? नहीं, आपने जो कैट ब्लॉक दिया है, मुझे ये जानना है कि आपने कैट ब्लॉक्स किस बेसिस पे दिया है। आपने कैट ब्लॉक्स को लिया और कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाया, राइट? यस सर। बिल्कुल, देख के बता रहा हूँ ना मैं आपको। क्या आपने ये जो ब्लॉक्स दिए हैं, क्या इसके बेसिस पे आप इसके इंटीरियर को करवा सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, स्पेस कम हो जाएगा ना फिर, इसके ज़्यादा स्पेस कम हो जाएगा फिर मेरा। ये फर्नीचर्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है या नहीं है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नहीं है? नहीं सर। फिर इनको प्लेस करने से बेनिफिट क्या हुआ? आपने यहाँ पर वार्डरोब दी, स्टोरेज आइटम दिया, ठीक है, 1 फीट 8 18 इंचेस, 2 फीट 8 इंच। आपने किचन दिया, यहाँ पे भी दिया, सारे सिंबल्स। क्या आपको इनके बारे में मालूम है? क्या इनके टाइप्स के बारे में पता है? क्या इनके साइजेस के बारे में पता है? इसका मतलब कि सर मिनिमम मैक्सिमम साइजेस वगैरह भी होना चाहिए, तब आप पत्रों के फर्नीचर प्लेसमेंट प्लेस कर सकते हैं। प्लानिंग के अंदर अगर आप फर्नीचर्स नहीं दे रहे हैं स्टैंडर्ड्स पे, तो उसका कोई यूज ही नहीं आएगा। नहीं है। हम क्या करेंगे उसका? उन कैट ब्लॉक्स को रख के मैं क्या करूंगा? जब मैं उस पर वर्किंग नहीं करा सकता हूँ तो मेरे लिए वो वेस्ट है। सिंपल। और कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा आपने बेडरूम डिज़ाइन करा है, वेरी गुड, ज़रा मुझे बताइए आपने बेड कौन सा दिया है। आपको नाम ही नहीं पता बेड कौन सा है। फिर वो पूछेगा आपने साइड टेबल दी है, साइड टेबल का साइज़ क्या लिया आपने? आप कंफर्म ही नहीं है क्योंकि आपने ब्लॉक्स यूज़ करा है। वो पूछेगा ये बेड के बाद कितना स्पेस आपने छोड़ा है स्टैंडर्ड, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा चलिए, ये बेड साइड टेबल का नाम क्या है? मुझे तो साइज़ भी नहीं पता, नाम कैसे पता चलेगा? ये सारे पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको हम समझते नहीं हैं। मैंने बोला ना, प्लानिंग करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, प्लानिंग बहुत इजी है, लेकिन प्लानिंग के लिए उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना मस्ट है। अब जैसे हमारे पास बाथरूम है, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम बाथरूम दे रहे हैं, फिर एक जगह हम वहाँ पर टॉयलेट दे रहे हैं, बाथरूम भी दिया, टॉयलेट भी दिया, पाउडर रूम भी दिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? चलिए बताइए। सर इसका डायमेंशन भी होगा ना ज़्यादा, इसका उसका डायमेंशन कम था ना उसका। डिफरेंस क्या है? मुझे साइज से मतलब नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है सर कि आपने टॉयलेट में फर्नीचर का वार्डरोब वगैरह बन गया, इसमें मास्टर बेडरूम बना दिया, इसमें टॉयलेट अटैच कर दिया, ड्रेस एरिया अटैच कर दिया। ये बेनिफिट्स है इसमें, टॉयलेट भी अटैच आके मास्टर बेडरूम हो गया। अगर मैं टॉयलेट को मैं बेडरूम से अटैच कर रहा हूँ तो वो टॉयलेट कहलाएगा, और ड्रेस को अगर पाउडर रूम को मैं किससे अटैच करूँ तो वो पाउडर रूम कहलाएगा। ये हॉल से अटैच किया है आपने, रूम से तो अटैच है नहीं, ये पाउडर रूम कॉमन हॉल से अटैच होते हैं ना, हॉल से। ये लॉजिक नहीं आया कि अगर हम डाइनिंग एरिया से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो पाउडर रूम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। बहुत सारे केसेस में कनेक्टेड होता है। लाइक यहाँ पर ड्रेस है, यहाँ पर टॉयलेट है, ड्रेस और टॉयलेट दोनों कंबाइंड है। हाँ, ऐसे तो होते हैं सर। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? टॉयलेट, बाथरूम और पाउडर रूम में डिफरेंस क्या है? मैं वो पूछ रहा हूँ, डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डेफिनेशंस, कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, उसको लगाने से वो क्या है बता रहा हूँ। टॉयलेट का अपने रूम से अटैच किया है और इसका डोर वगैरह सारा रूम से, पहले हम ड्रेसिंग रूम में करेंगे, मास्टर बेडरूम में, उसके बाद हम टॉयलेट में जा सकते हैं, ड्रेस एरिया में, ड्रेस रूम में जा सकते हैं, ठीक है। और पाउडर रूम क्या है कि हॉल से अटैच हो गया मेरा, ये मुझे रूम से बाहर निकल के ही पाउडर रूम में मैं जा सकता हूँ। और रूम से क्या है कि मैं बालकनी, सीट बैक एरिया वगैरह भी जा सकता हूँ उधर, अगर स्पेसेस अगर मेरे अंडर में हो अगर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, बेडरूम और मास्टर बेडरूम में क्या डिफरेंस होता है? बेडरूम से अगर सिंगल बेडरूम रहता है वो, मास्टर बेडरूम में सब मतलब हो गया कि सिंगल बेडरूम का मतलब हो गया सर कि उसमें टॉयलेट वगैरह अटैच हम नहीं देते हैं। मास्टर बेडरूम का मतलब हो गया सर उसमें टॉयलेट अटैच देते हैं, ड्रेस एरिया अटैच देते हैं,
फर्नीचर लेआउटिंग तो होता है, बेडरूम में भी होता है, लेकिन मास्टर रूम में ये है कि टॉयलेट अटैच होता है और फर्नीचर ये अटैच हो जाता है सर। अभी आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ये सब किसने बताया था, आर्किटेक्ट ने या फिर ट्रेनर ने? ट्रेनर ने बताया था, समझ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें गलत हैं। बेडरूम, मास्टर बेडरूम, दोनों में डिफरेंस ये नहीं होता है कि एक में हम ड्रेसर दे रहे हैं, फर्नीचर दोनों में है। मैं बेडरूम के साथ भी दे सकता हूँ ड्रेस, मैं बेडरूम के साथ भी वॉशरूम दे सकता हूँ। डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? मैंने पूछा बाथरूम और टॉयलेट। अगर हम बाथरूम को स्किप करके टॉयलेट और पाउडर रूम के बारे में पूछें तो मुझे पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या आपको पता है कि हर एक एरिया का डिफरेंट नेम होता है? नहीं, हर एक एरिया का डिफरेंट नेम होता है। जैसे कि क्या, मास्टर बाथरूम आपने क्या पढ़ा है, बेडरूम आपने क्या पढ़ा है, मास्टर बेडरूम। इसी तरह आपका मास्टर बाथरूम भी होता है। क्या बताया गया है हमें? नहीं, हमें नहीं बताया गया है, इफेक्ट है। सो मास्टर बाथरूम किसे कहा जाता है? मास्टर बाथरूम, a master bathroom is a private bathroom attached to the master bedroom. मास्टर बाथरूम किसे कहते हैं? मास्टर बाथरूम इज ए प्राइवेट बाथरूम अटैच टू द मास्टर बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम से अटैच होता है। इट इज यूजली द मोस्ट लग्जरियस बाथरूम इन द हाउस एज वी डिजाइन इट फॉर होम्स ओनर कंफर्ट। मस्ट है, राइट? स्टैंडर्ड के साथ साथ आपके साइजेस, आपके टाइप्स, स्पेस, फर्नीचर्स, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके हम अपनी एक डिटेल ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं। क्या समझ में आया आज तक कैसे काम कर रहे थे और कैसे काम होता है? फर्नीचर का सारा मतलब कि मुझे समझ में आ गया सर कि हर चीज फर्नीचर, ये सब लगता है मुझे इंटीरियर, क्योंकि सब ये फर्नीचर वाला डिटेल्स वगैरह बता रहे हैं ना आप, ये सब स्टैंडर्ड वगैरह, स्टैंडर्ड हाइट, स्टैंडर्ड विड्थ, टेबल, साइड टेबल हाइट, विड्थ, सारा चीज बता रहे हैं जो आप, वो सब चीज मुझे समझ में थोड़ा आया। इसका मतलब ये कि आप प्लानिंग जो कर रहे थे वो प्लानिंग आपकी इनकम्प्लीट थी अब तक। आप प्लानिंग कर रहे थे सिर्फ ऑफसेट लेके, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख के और नॉर्मल फर्नीचर्स को प्लेस करके हम ये प्लानिंग कर रहे थे। और ये मतलब कि स्टैंडर्ड साइज वाला लेकर के नहीं कर रहा था ना, किसी को ब्लॉक्स वगैरह मिल गया, उसी को ब्लॉक्स से निकाल करके इसमें प्लेस कर दिया। स्टैंडर्ड साइज वगैरह मालूम नहीं था मुझे। जैसे अगर बेड है अगर मेरा, तो बेड का मिनिमम अगर 2 डबल बेड अगर है तो 1800 और लेंथ हो गया 6 फीट, मतलब कि 1800, ये सब चीज था। फिर भी ठीक है। यस, अभी बहुत सारी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ना पड़ेगा, वास्तु को रीड करना पड़ेगा, रूम के साइजेस को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर फर्नीचर्स को स्टडी करेंगे आप, फिर आप चीज़ों को मेंशन करेंगे। रेविट अभी टाइम चालू करने में क्या 2 मंथ के बाद ही होगा ना सर वो स्टार्ट? रेविट तो आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो अभी इसके बाद ही होगा। ऑटोकैड के बाद ही होगा ना? ऑटोकैड के बाद ही होगा। अगर पहले करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, पहले ऑटोकैड ही करेंगे। ऑटोकैड कंप्लीट करने के बाद अभी रेविट स्टार्ट करेंगे सर। अभी नहीं, वही चीज़ है, अभी ऑटोकैड के अंदर ही बहुत वीक है आप।
है ना। अभी ऑटोकैड में ही आपको बहुत सारी डिटेल्स सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको। जी सर। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर